मैं चाह रहा हूँ कि और अनकंफर्टेबल जोन, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं और कुछ करूं। तो आपके कंफर्ट जोन के बाहर क्या चीजें हैं, क्या स्थितियां हैं जहाँ पे आपको अभी भी डर लगता है? सर एक तो है कि बाउंसिंग टेक्निक को 6-7 बार अप्लाई करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और सर इसके अलावा थोड़ा सा बाकी सर, और दोस्तों के बीच में चाहता हूँ कि और स्टैमरिंग के बारे में बात करूँ। वो मेरे लिए सर थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर लगता है। अच्छा, क्या आपको ये भी मुश्किल लगता है कि अपने से सीनियर लोगों से स्टैमरिंग के बारे में बात करना? सर फैमिली मेंबर से तो नहीं लगता है सर, लेकिन अच्छा। अननोन जगह पे अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अजीब से अगर अचानक से इस बात को निकाल दूंगा स्टैमरिंग की, तो ये थोड़ा लगता है कि अ, माहौल बिगड़ जाएगा, इस टाइप से अच्छा। सर। हाँ, लेकिन भूमिका तो हर चीज की बांधनी पड़ती है। अगर कहीं भी हम किसी भी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर हम जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पहले भूमिका बनानी पड़ती है कि जीएसटी के बारे में मैं क्यों बात करना चाह रहा हूं, है ना? जी तो जी उसी तरह से हकलाने के बारे में भी है कि किसी बस में, चलती हुई बस में अगर मैं खड़ा होकर चिल्लाऊं कि मैं हकलाता हूँ, तो लोग हैरान होंगे कि ये आदमी क्यों बता रहा है कि ये हकलाता है ना? जी सर। लेकिन अगर जी मेरे बस में जो बगल में बैठा हुआ है उसको अगर मैं बताऊं कि भाई साहब मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं हकलाने वालों के साथ काम कर रहा हूँ, और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कभी हकलाता था और अभी भी कभी कभी रुकता हूँ, और मुझे औरों के हकलाने वालों की मदद करके मुझे बड़ी शांति मिलती है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ मैं। तो भाई साहब, आपने कभी किसी हकलाने वाले को देखा है? तो अच्छा, देखा है। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो ऐसे भूमिका बनाकर मैं बात करूंगा उस जी आदमी से जो मेरे साथ बस में ट्रेवल कर रहा है अगले 6 घंटे तक, जिसको मेरे साथ बैठना है बस में। तो अगर जी मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं जरूर बगल में बैठे आदमी से बात करूंगा। तो ये सच है जी कि मैं हकलाने के बारे में, पागलपन नहीं करना है, लेकिन भूमिका बांध के हम उसके बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं। मगर हमें जी ये जरूर है कि मौका और सब कुछ देखना चाहिए। अगर मान लो जी बगल में बैठे आदमी को उल्टी आ रही है बस में, जी और फिर भी मैं उससे जबरदस्ती बात किए जा रहा हूँ, वो उल्टी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ हेलो भाई साहब, मैं हकलाने वालों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं महान सोशल वर्कर हूँ, तो वो तो पागल हो जाएगा। जी तो ये सच है कि हमें अपने आप को चैलेंज भी करना है, मगर सामने वाले की सुख सुविधा का भी ध्यान रखना है कि हम उसको, कि वो ज्यादा परेशान ना जी हो। सर। सर मैं एक बात, हाँ, बोलो जी बोलो निर्मल, सर मैं एक बोलो। बात और शेयर करना चाहता हूँ हाँ, कि बोलो। सर जब मैंने टीओपीसी नहीं किया था या टीसा से नहीं जुड़ा था, तो मैं हाँ, जब बात करता था तो हर समय दिमाग में यही चलता था कि शायद मेरे हकलाहट बाहर ना आ जाए, या मैं हकला जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन हाँ, टीओपीसी ज्वाइन करने के बाद, टेक्निक से बाउंसिंग करने के बाद, ये सर डर अब खत्म हो गया। अब लगता है कि हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूपीजी का एक लक्ष्य यही है कि लोगों को ऐसा बना देना कि वो हकलाने के बारे में वैसे ही बात कर पाए जैसे कि वो 3 कृषि कानून के ऊपर बात करते हैं, या जीएसटी के बारे में बात करते हैं, या मौसम के बारे में बात करते हैं। उनको वहां पहुंचा देना जहां पे वो मौसम के बारे में जितने आराम से बात करते हैं, उतने ही आराम से अपने या दूसरे के हकलाने के बारे में बात करते हैं, उतने ही ऑब्जेक्टिवली और उतने ही कंफर्ट के साथ। तो अगर ये हो रहा है तो मैं कहूंगा कि बधाई हो, हमारी मेहनत सफल हुई और आपकी मेहनत भी सफल हुई। क्योंकि यही चीजें जो हमें रोकती रहती है, संकोच, ये डर कि मैं हकलाने के बारे में कैसे बात करूं, या मैं हकलाकर कैसे बात करूं। तो ये बहुत अच्छी बात है निर्मल, की आपको ये फायदा होना शुरू हुआ है। और कुछ आप कहना चाहेंगे निर्मल? और सर मैं मेडिटेशन भी कंटिन्यूस कर रहा हूँ सर, उससे भी बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ उसको मिल सर, एक एक मिनट सर। हाँ आराम से वो तुम कर लो, आराम से, जी आराम से। जी सर। तो तो मेडिटेशन सर से तुम्हें फायदा हो रहा है? हाँ कौन जी सा सर। मेडिटेशन कर रहे हो तुम? कैसे मेडिटेशन करते हो? कितने बजे करते हो? कितने देर के लिए करते हो? जरा बताना, और साथियों के लिए भी। हाँ सर, एक तो डीप ब्रीदिंग से बहुत फायदा होता है सर। जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन था, हम्म। तो उससे पहले सर मैंने थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग की, तो जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया तो उस समय मुझे एंजाइटी बिल्कुल नहीं हुई सर। तो हम्म। इस
तो सर जो मैंने पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस की थी उसका बहुत फायदा मिला, क्योंकि सर जब मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं की थी और एंड मौके पे जब डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने लगा तो सर सांस ही अंदर नहीं आ रही थी पहले। लेकिन जब हम पहले से थोड़ा से प्रैक्टिस की 8 8 10 दिन या 15 दिन, तो वो सर तब भी मैं कर पाया सर एंजाइटी वाली सिचुएशन में। हाँ, अभी आपने एक बात बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले जब प्रैक्टिस नहीं करी थी तो एंड मौके पे आप कर नहीं पाते थे, है ना। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक आदमी पानी में डूब रहा है और उस समय वो स्विमिंग सीखने का प्रयास कर रहा है। तो जब आप डूब रहे हैं वो समय नहीं है स्विमिंग सीखने का। स्विमिंग सीखने का समय है बहुत पहले। तो उसी तरह से क्या होता है कि बहुत से लोग प्रेजेंटेशन के ठीक पहले जो है वो ये चीजें आजमाते हैं पहली बार। अच्छा, थोड़ा मैं बाउंसिंग करके देखता हूँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाहिर बात है कि वो नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। और कई बार जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि दोष बाउंसिंग का है। वो ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको बाउंसिंग का अभ्यास पहले से करना चाहिए, तभी जाके वो सफलतापूर्वक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच निर्मल, आपने बहुत अच्छा बताया। ये ध्यान है, मेडिटेशन, ये सब चीजें बड़ी काम की हैं। और एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निर्मल की, क्या आपने वो वीडियो देखा है डीलिंग विद नर्व्स? एक मैंने जो वीडियो बनाया था कुछ समय पहले मैंने शेयर किया था। हाँ सर, जी सर, हाँ सर, मैंने इसमें ये सारी देखा है। बातें थी कि हमें जब डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हाउ टू डील विद पैनिक अटैक्स। यस तो यस। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप पर डाला हुआ था। उसमें बहुत से आइडियाज दिए मैंने कि प्रेजेंटेशन के पहले बहुत डर लग रहा है तो क्या करें, इंटरव्यू के पहले दिल धक 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 कर रहा है तो क्या करें। तो उसके लिए कुछ चीजें वहाँ पे शेयर करी है मैंने, कुछ आइडिया। तो थैंक यू निर्मल, थैंक यू सो मच। लेट मी इनवाइट नाउ अभिषेक। अभिषेक ने काफी कुछ किया है पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ एकदम नए जोश के साथ है सर अभिषेक। उन्होंने एकदम दिल्ली के ग्रुप को जो है एकदम एनर्जाइज कर दिया है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग, पब्लिक में जाते हैं। और ये लोग वही कर रहे हैं जो टीओपीजी में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और जो तीसरा का मूल मंत्र है कि हकलाने से डर कर दाएं बाएं होने के बजाय हकलाने के डर में सीधे अंदर घुसो और अपने डर के ऊपर विजय पाओ। और साइकोलॉजी में इसी को कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। तो जिन हालातों से, जिन स्थितियों से, जिन बातों से आपको डर लगता है, आप धीरे 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 उनको आप ज्यादा करते चले जाते हैं। तो पहले आप शुरुआत करते हैं अपने घर के अंदर, फिर घर के बाहर, फिर गली में जो सब्जी वाला है उसके साथ आप थोड़ी सी बाउंसिंग करते हैं, फिर थोड़ा और दूर जाते हैं। और अभिषेक लोग तो जब कनॉट प्लेस और मेट्रो स्टेशन और पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओवर टू अभिषेक, थोड़ा बताना अभिषेक कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में क्या किया और क्या फायदा हुआ उससे, क्या मुश्किलें आई? जी सर, हम लोगों ने पिछले हफ्ते कनॉट प्लेस में गए थे। तो कनॉट प्लेस में क्योंकि वहाँ पे काफी रस वाला एरिया होता है, वो काफी भीड़ भाड़ एरिया होता है, तो वहाँ पे बीच में खड़े होकर और ऐसे मतलब ऐसे एड्रेस करते थे लोगों को और अपने हकलाने के बारे में बताते थे खुल के। तो काफी लोग जैसे मतलब कि काफी लोगों को ये फील होता था कि हम लोग प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जैसे बोल भी देते थे कि आप लोग प्रैंक कर रहे हैं, आप लोग हकला नहीं रहे। तुम्हें काफी बोलना था, लोग हाँ तुम्हें बोलना था, हाँ तीसरा एक कंपनी है जो प्रैंक करती है पब्लिक प्लेसेस में। हकला के लोगों को डराती है, फिर उनका वीडियो बनाती है और फिर वीडियो में पैसा कमाती है। कुछ लोग जैसे हम लोग वहां पे खड़े होके देखते भी थे, कुछ लोग अलट पलट के बोलते थे कि लगता है कि जैसे हम लोग की यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हम लोग को खड़े नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे हम लोग कुछ लोग जैसे बाद में पूछ भी लेते थे, जैसे हम लोग भाई साहब मतलब कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जैसे किस चीज की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, इस तरह की मतलब बातें चल रही थी। एक बार जैसे वाकया शेयर करना चाहूंगा कि दिल्ली एसएजी में अफजल है, अफजल
हाँ हाँ मैं जानता हूँ। मेट्रो में जैसे मतलब कि अपने हकलाने के बारे में बता रहे थे, तो एक मैडम थी, वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में आ गई, तो मतलब उन्होंने बोला जैसे कि आपने मतलब मतलब ऐसी एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए सीआईएस से परमिशन ली है, सीआईएसएफ से परमिशन ली है, आपको ये तत्काल बंद कर देना चाहिए, आप ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हम ज्यादा उनको मतलब कि उस समय हम लोगों ने मतलब कि मतलब उस वीडियो को वही रोक दिया था कि हो सकता है लोगों को दिक्कत हो रही हो यहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटी जैसे मतलब हर एक मतलब संडे को दिल्ली एससी की मीटिंग में हम लोग कर रहे हैं। आज भी मैंने आगे से जैसे ट्रेन आगे में से कोई किया। अगर रोके, आगे से कोई अगर रोके, जी अगर आगे से कोई रोकता है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि मैडम माफ कीजिए, मैं आपका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का वीडियो बना रहा हूँ। जी है ना, ये कह सकते हो कि मेरे दोस्त को बोलने में समस्या होती है, तो वो पब्लिक में बोल रहा है, वो मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ उसको दिखाने। और आप देख लीजिए इसमें कहीं आपके फोटो नहीं है। जी मैम। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो कभी कोई ऐसा बोलता है तो। अच्छा, और क्या ग्रुप किया अभिषेक? हाँ ग्रुप की एक्टिविटी में ग्रुप की एक्टिविटी में ये हो रहा है सर, जैसे मतलब कि स्टार्टिंग में कोई मुझसे एक्टिविटी करने के लिए बोलता है तो मैं एकदम से नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन यही जैसे मतलब साथ के एक दो लोग कर लेते हैं, उसके बाद से मैं भी मेरे अंदर भी जोश आ जाता है और मैं भी उस एक्टिविटी को पब्लिकली अच्छे से कर पाता हूँ। इसका एसएजी का ये एक काफी अच्छा बेनिफिट है, जैसे कि हम लोग अकेले उतना साहस न दिखा पाए, लेकिन दो चार लोगों के ग्रुप में होते हैं तो वो चीजें इजीली हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि अगर जैसे बात बिगड़ती भी है तो और दो तीन लोगों को हाँ बिल्कुल, ये कि मतलब अगर बात बिगड़ेगी भी तो 6-7 लोग अगर हैं तो वो निपट हाँ सकते हैं उससे आसानी से। ये सच बात है ये तो। ये और इसके अलावा ये भी सच है कि जब 6-7 लोग होते हैं तो नेचुरली आप ज्यादा हौसला कर पाते हैं, आपके हौसले जी ज्यादा बुलंद होते हैं। अगर तुम अकेले बस स्टैंड पे जाओगे तो तुम्हें करना थोड़ा मुश्किल लगेगा यही एक्टिविटी, लेकिन साथ में 6-7 लोग हैं, वो बारी बारी से कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी मन करता है, तुम्हारा भी हौसला बुलंद होता है और तुम वो एक्टिविटी कर पाते हो। ये एकदम सच है ये, और जी एकदम सच है। अभिषेक, आपने वो वीडियो देखा है जो मैंने वीडियो कुछ दिन पहले शेयर किया था, डीलिंग विद नर्व्स, कि वो पैनिक अटैक, वो डर लगने पे क्या करना चाहिए? देखा वो वीडियो? हाँ जी सर, 5 4 3 2 1 टेक्निक हाँ, यस उसको देखा। यस, 5 4 3 2 1, ये कोशिश squeezing कर your रहा हूँ। hands, squeezing your hands before talking और taking deep breaths before talking। तो तुमने अभी जो बोला ना कि जब ग्रुप में कोई एक्टिविटी करनी होती है तो तुम्हें थोड़ा सा डर लगता है, बस उसके, लेकिन जब 2-3 लोग कर लेते हैं तब तुम भी कर पाते हो। तो उसका जी तरीका ये है कि तुम्हें जब भी डर लगता है पब्लिक में बोलने में या कहीं प्रेजेंटेशन देने में, तो ऐसे मौके पे तुम एक नियम बना लो अपने लिए कि मैं कुछ भी बोलने के पहले 3 गहरी सांसें लूंगा और जी मुस्कुराऊंगा और आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगा। तो अपने लिए रूल ऑफ 3 बना लो कि मुझे कभी भी कोई बोलेगा अच्छा अभिषेक आप क्या सोचते हैं, तो मैं खड़ा होऊंगा, 2 गहरी सांस लूंगा, मुस्कुराऊंगा और उसकी आंखों में देखूंगा और बोलूंगा कि हाँ, मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। और उसके बाद जी शुरू हो जाओ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम वो शुरुआती मुश्किल से निपट सकते हैं। तो थैंक जी। यू अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। हाँ बोलो। मतलब अभी जैसे मैंने नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मैंने मतलब अपनी हायरार्की सेट की है, हाँ जैसे कि ये चीजें मुझे
करनी है, खास तौर से स्कूल में, जैसे मतलब कि इस टॉपिक पे बोलना है कम से कम 2-3 स्कूलों में, और बहुत अच्छा। 2-3 जगह मतलब कि स्पीच देनी है स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक प्लेस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और मतलब इसकी वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा, टोपाज मैं डालने की कोशिश करूंगा सर। बहुत बढ़िया। तो अभिषेक, हायरार्की से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हायरार्की जो बनाई है, तुम्हारा क्या मतलब है उससे? औरों को भी समझ में आ जाए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हायरार्की से मेरा मतलब ये है, जैसे कि जब मैंने टोपाज का कोर्स किया था तो उसके बाद से मतलब कि लज्जू कि इजी टास्क था मेरे लिए, इजी टास्क था। उस पे मैंने जैसे मतलब टेक्निक अप्लाई की, अब उससे थोड़ा सा उसके टप और उससे भी टप इस तरह ले जाने का प्लान है अगले 1 साल तक। बहुत सही, बहुत सही अभिषेक, आपने एकदम एकदम सही समझा है। तो बाकी साथियों के लिए मैं बता दूं कि जैसे अगर हमें बाजार से बहुत सारा सामान लेके आना है, अगर हमने इसको कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो हम 4 चीजें लाते हैं, एक चीज भूल जाते हैं। तो इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाने से पहले एक लिस्ट बना लेते हैं पेपर पे कि मेरे को गोभी लेना है, आधा किलो टमाटर लेना है, पनीर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है, वो सब लिख लेते हैं। तो वैसे ही हकलाने वालों के सामने होता क्या है कि उनका दिमाग इतना कंफ्यूज रहता है और उनका दिमाग इतना जंपी है कि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और चक्कर में कई बार महत्वपूर्ण चीजें नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उनको ये कहते हैं कि आप एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये चैलेंजिंग टास्क जो करने हैं आने वाले महीनों में वो क्या है, और उनको ऑर्डर कर लो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। सबसे आसान क्या मुझे लगता है, उसके बाद उससे मुश्किल क्या है, उससे मुश्किल क्या है, उससे मुश्किल क्या है, और सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, उसको उस हायरार्की में लिख लो। नंबर 1 इजी, मुझे ये करना है, नंबर 2 मुझे ये करना है, और उसके बाद उस लिस्ट के साथ आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आने वाले 2-3-4 हफ्ते में आप आसान से मुश्किल टास्क की ओर बढ़ते चले जाओ। ये तरीका है अपने आप को सिस्टेमेटिकली और साइंटिफिकली डिसेंसिटाइज करने का। हैजर्डली कुछ आप करोगे तो कोई खास परिणाम नहीं आएगा। किसी दिन कुछ कर लिया, किसी दिन स्ट्रेंजर कॉल कर लिया, किसी दिन याद आया तो एक स्टैमरिंग इंटरव्यू कर लिया, किसी दिन एक अपना छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया। ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक है, ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज तरीका है, इससे बहुत ठोस परिणाम सामने नहीं आते। तो अभिषेक यही कर रहे हैं कि उन्होंने अपने चैलेंजेस को तय कर लिया कि मेरे लिए आसान ये है, पहले मैं कनॉट प्लेस में सबके सामने बोलूंगा ऊंची दीवार पर खड़ा होके कि मैं हकलाता हूँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद हरियाणा का गांव है, दिल्ली की तरह देश की राजधानी नहीं है, ये फर्क है फरीदाबाद और दिल्ली में। इसके बाद अगला चैलेंज वो उन्होंने सोचा होगा कि इसके बाद ज्यादा मुश्किल होगा स्कूल में जाकर बच्चों से हकलाने के बारे में बात करना। लास्ट में होगा इन सबका वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना। इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप अपने चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली सफलता उनको मिलेगी ऐसा करने से। तो थैंक यू अभिषेक। लेट मी नाउ गो क्विकली टू सत्यजीत। सत्यजीत, आपका क्या समाचार है? हाँ सर, कैन यू हियर मी सर? हाँ बोलिए बोलिए, आई कैन हियर यू। यस, ब्रीफली Yes, what is new in your life? sir, new means I'm not busy. I'm not. I'm not stuck in some unnecessary things. I'm busy and I'm in the flow of life. And are you taking classes, chemistry classes? Yes, sir. Yes. I'm taking the classes, and did you take a class today? Did you take a class today? Yes, sir. No. Yes, sir. Today is Sunday, sir, so I haven't gone. Today was Sunday, yes. Yesterday. So, in your last, when did you take your last class? When did you take your last class? Yesterday, sir. Yesterday, okay. What was the topic that you taught? Yes, sir, it's ionization energy. Ionization, okay, right. Good. So,
So for others, let me tell them that Satyajit here is teaching chemistry and he's also doing his PhD. आपका PhD ठीक चल रहा है सत्यजीत? PhD की तैयारी हो रही है? PhD की पढ़ाई कर रहे हो? Good, very good, good. So what else is happening in your life? शोभित, सत्यजीत आप औरों से बात कर रहे हैं? आसाम में जो और जो लोग हैं स्टैमरिंग करने वाले, आप लोग का एक ग्रुप भी है, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप, तो उस ग्रुप में कुछ लोग एक्टिव हैं, कभी आप लोग आपस में गपशप करते हैं? अच्छा, आपको करना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोग हैं जो TOPG से गुजरे हैं, जो तीसरा में है, और आप लोग कभी एक अपना मीटिंग भी करना चाहिए कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम अरुणाचल इटसेल्फ मैं कम से कम 3 लोग को जानता हूँ, 3 लोग को जो TOPG कर चुके हैं या तीसरे से जुड़े हुए हैं। Tapo Kena is from Arunachal, then there are 2 Chakmas from that state, then there are people from Assam itself. So try to have a some kind of get together once in a while. It can be great fun and a very nice practice also. Okay. So thank you, Satyajit. Let me now invite कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, बताइए क्या चल रहा है आपके जीवन में? आपने जो कुछ TOPG में सीखा था वो कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, काम आ रहा है। जैसे बाउंसिंग टेक्निक सिखाया गया कि जब कहीं पे अटकते हैं तो वहाँ पे बाउंसिंग का प्रयोग करना है। मुझे बाउंसिंग का करना पड़ता था, अब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगा है। कहीं कहीं पे मैं ये भूल जाता हूँ, लेकिन कई बार मैंने अनुभव किया है कि ये बाउंसिंग या फिर प्रोलॉन्गेशन ये ऑटोमेटिक आ जाता है बोलने में। अच्छा, और क्या कर रहे हैं इसके अलावा? आप और क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस के नाम पे? सर प्रैक्टिस के नाम पे कॉल प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे जिनसे मैं बात करने से दूर हटता था, भागता था, और जो भी मेरे सीनियर हैं, अब मैं यहाँ ग्वालियर आ गया हूँ और जो भी मेरे सीनियर हैं उनसे भी मैं बात करने की अब कोशिश कर रहा हूँ। सर आप ग्वालियर में नर्सिंग स्टूडेंट हैं क्या? ये तो आप तो क्या आप निर्मल को जानते हैं? वो ग्वालियर में डॉक्टरी पढ़कर निकले हैं अभी। नो सर, मैं निर्मल सर को नहीं जानता। अच्छा, तो अभी आप क्या करना कि अभी चैट में अपना फोन नंबर डाल देना, नाम डाल देना। तो निर्मल भी ग्वालियर में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, और आप दोनों को आपस में गपशप करनी चाहिए क्योंकि आप लोग एक ही शहर में हैं। ठीक है? यस सर। आप निर्मल को देख पा रहे हैं? तो आप और निर्मल, आप दोनों आपस में फोन नंबर अपना एक्सचेंज कर लेना और एक दूसरे के संपर्क में रहना, क्योंकि निर्मल ग्वालियर में स्वयं सहायता समूह शुरू कर चुके हैं तीसा के नाम से। यानी तीसा का ग्वालियर में एक ग्रुप शुरू हो गया है और निर्मल उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी उससे जुड़ेंगे तो उनको भी मदद मिलेगी और आपको भी फायदा होगा। जी सर, मैं बिल्कुल जुड़ूंगा सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आप और निर्मल आपस में गेट इन टच विद ईच अदर एंड स्टार्ट ए ग्रुप इन ग्वालियर, बिकॉज ग्रुप, जैसे अभी अभिषेक ने बोला था कुछ देर पहले कि ग्रुप में प्रैक्टिस करने से उनको ज्यादा मदद मिल रही है, अकेले प्रैक्टिस करना मुश्किल है। और उनका ग्रुप जब दिल्ली में निकलता है, जब कनॉट प्लेस में जाता है, तो वो सबके सब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। एक दुकान में जाके वो खाते हैं कचौड़ी, और कचौड़ी खाने के बाद जो है वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वहां से चिल्ला के बोलते हैं कि मैं हकलाता हूँ, हकलाने के बारे में ये जानकारी है, वो जानकारी है। कई बार हकलाने के बारे में नहीं, बल्कि वो वैसे भाषण देते हैं, खुले में ऊंची आवाज में बोलने का अभ्यास करते हैं। तो दैट कैन बी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू पीपल इन ग्वालियर। ओके, नाउ लेट मी इनवाइट गुड्डू कुमार। और गुड्डू से बात करने के बाद फिर मैं शिवा को बोलूंगा। अच्छा, बोलिए शिवा, आप बोलिए। यस, बोलिए। I think yeah, sorry sir, I didn't mean to disturb.
I think नहीं बोलिए your phone is vibrating. I mean, like there is some sort of vibrating noise from your end, I think, so that we can sort it out. You can go ahead with the post. But my phone is not on vibration mode, and Okay, maybe it's my phone is okay. It may be somebody else's okay, phone. then. Okay, guys, all Anyway, of you, please go on mute. The sound has, I think, already gone away. Chalo, good. Yes, gone. Thank you for reminding. The sound Okay. is gone. Now let me invite Guddu Kumar. गुड्डू कुमार, क्या आपने TOPG किया था? नहीं सर, प्रणाम सर। प्रणाम गुड्डू। अच्छा, आपने TOPG नहीं किया ना कभी? नहीं सर, नहीं किया अभी। अच्छा, कोई बात है। अच्छा, आपसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। आप बिहार में, आपका हाँ सर। बस्तर कहाँ पे? सर बिहार के रहने वाले हैं, बेतिया जिला का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बताइए अपने बारे में गुड्डू, आप क्या कर रहे हैं और स्टैमरिंग आपके लिए समस्या है या नहीं है? सर थोड़ा बहुत अभी होती है सर, कभी कभी होती है सर, ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, क्या मुश्किल होती है जब होती है? जी सर, मेरा नाम गुड्डू कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला और मेरी उम्र 35 साल है और मैं ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान है मेरी और जमीन का प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता हूँ और मुझे हकलाने की आदत बचपन से है। मैंने अपनी हकलाहट के दूर करने के लिए काफी प्रयास भी करता हूँ, अब जाके मेरी हकलाहट दूर हो पाई है। यह हकलाहट दूर हो पाई तीसा में जोड़ने के समय। मैं तीसा में जुड़े हुए कम से कम 8-9 महीना हो गया। इससे मैं लोगों से बात करता हूँ और मैं ऊंची आवाज में बात करता हूँ। मैं बाहर के लोगों से भी बात करता हूँ, ऊंची आवाज में बात करता हूँ। ठीक है, तो ऊंची आवाज में बात करने से क्या फायदे होते हैं? ऊंची आवाज में बात करने से क्या फायदे होते हैं? जी, जो मेरे अंदर की डर होती है ना, वो खत्म होती है। पहले हम धीरे बोलेंगे। ठीक, पहले हम धीरे बोलेंगे कि मेरी बात को सुन ना ले। अब मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ और जहां मुझे डर लगता है मैं वहां पर जाके बात करता हूँ। और मैं जमीन का काम इसलिए जुड़ा मैं, इसमें अपने से बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। कभी पुलिस से बात करना पड़ता है, कभी वकील से बात करनी पड़ती है, कभी मुख्तार से बात करनी पड़ती है और जो जमीन हमारे कीनते हैं उनसे थोड़ा नहीं बात करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो हमारे लिए बहुत फायदा किया। एकदम ठीक कह रहे हैं। तो हाँ, तो गुड्डू आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं शोभित को बोल रहा हूँ कि वो बताएंगे कि ऊंची आवाज में बोलने के और क्या फायदे हो सकते हैं। शोभित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो आपको ये बताना है कि अगर हम थोड़ा ऊंची आवाज में बात करें तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, खासतौर पे हकलाने वालों को। ओवर टू शोभित। यस सर। सो ऊंची आवाज में बात करने का एक फायदा ये जो मुझे क्लियरली नजर आता है, दैट वुड बी इंस्टेड ऑफ us being too conscious about the way we are speaking, we will be able to take the attention of the whole room. So उससे क्या फायदा होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो हमारी झिझक होती है कि मैं अगर ऐसे बात करूंगा, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग लाइक दिस, अगर मैं सीधे कहूं, I will be coming across as a confident person, as a person who has something concrete to say, and our hesitation of speaking will also decrease because people will be more interested in what we have to speak. बहुत अच्छा बताया आपने शोभित। मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूंगा कि
आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब डॉक्टर अमित बजाज के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इंटेंशनैलिटी। और इंटेंशनैलिटी का मतलब ये है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर कट इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, वो गलती से मुंह से निकल नहीं गया, बल्कि हम इंटेंशनली बोल रहे हैं। तो इंटेंशनैलिटी बढ़ जाती है जब हम ऊंची आवाज में बोलते हैं। जब हम ऊंची आवाज में बोलते हैं या कोई टेक्निक यूज करते हैं, तो हमारा उसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए, और अक्सर होता भी है। यस। तो जब वो इंटेंशन होता है ऊंची आवाज में बोलने का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हकलाना काफी कम हो जाता है। और अगर हकलाना एक दो वर्ड पे हम अगर डगमगाए भी, या एक दो वर्ड अगर अस्पष्ट निकले भी, तो भी चूंकि ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ ही जाता है। जब हम नीची आवाज में बोलते हैं, भले हम ना हकलाएं, तो भी लोग कहते हैं क्या, फिर से बताना, एक्सक्यूज मी, कैन यू रिपीट। वो बार बार पूछते रहते हैं कि क्या बोले अगेन। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम धीमी आवाज में बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो धीमे बोलने पे ही होता है। इसलिए अच्छा है कि आदमी ऊंची आवाज में बोले, तो आप ये पाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि गुड्डू जी यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप इस विद्या को सीख लिया कि ऊंची आवाज में बोलने से वो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं, और सामने वाले को लगता है कि ये आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है, और उनको भी लगता है कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए चिल्ला के बात कर रहा हूँ जोर से। तो ये बहुत अच्छी बात है, रियली गुड आइडिया। कि ये हम सब के लिए लागू होता है कि हम सब जो लोग हकलाते हैं, अगर हम थोड़ा ऊंचे वॉल्यूम में बात करें तो कोई बुराई नहीं। और कोई अगर ये बोले भी कि क्या यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे मारने आ रहे हो क्या, तो अगर कोई सोचे कि आप नाराज हो इसलिए चिल्ला रहे हो, तो आप बोल सकते हो भाई माफ करना, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मेरी आदत है थोड़ा ऊंचा बोलने की। और कोई फिर भी ना समझे तो कह सकते हैं मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ इसलिए ऊंचा बोलता हूँ, बुरा मत मानना। हेलो सर, ये भी चलेगा, ये भी एक अच्छा आइडिया है लोगों को समझाने के लिए। तो ऊंचा बोलने से अपने आप ही आवाज स्पष्ट हो जाती है, और सामने वाला बार बार ये नहीं कहता एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से, कैन यू प्लीज रिपीट, ये चक्कर खत्म हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका ऊंचा बोलना। तो अब मैं इनवाइट करूंगा हेलो सर, शिवा को। कैन यू हियर मी? अच्छा, हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हीरक? हीरक सर। हाँ, बोलिए हीरक, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हीरक के बाद मैं शिवा को बोलूंगा अपने अनुभव शेयर करने के लिए। देवर, हाँ बोलिए हीरक, जोर से बोलिएगा, गुड्डू कुमार की तरह से। नहीं सर, देयर आर certain times during which नहीं, स्पीक लाउडली लाइक गुड्डू कुमार। वो बिहार से होकर इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप बंगाल वाले क्यों डर रहे हैं? स्टडी रूम, that's why. अच्छा, ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। ओके, so sir, I would like to say that there were situations during which we can speak that loudly, like presently I am in my study room, so during this time I can speak that much loudly, and there are many a times during which speaking loudly will be considered rude. So what should we do during those times then? You should try out these different ideas and then see what works for you. I cannot give you, one panacea for everyone. I cannot give one formula for everyone. I am sharing these different ideas which you can try out and see what works for your requirement, what works in your situation. So try out these different ideas. Sometimes speak loud and see what happens. Sometimes speak in a low volume and see what happens. That is true. Sometimes stammer a little, sometimes bounce a little, and then decide what works for you.
But Okay. And the best thing would be, I would say that can't join speak TOPG loudly because throughout, na. So that is no, the it's case. okay. It's okay. It's totally fine. So then don't speak loud, but try out these different ideas. Okay. Whatever works for you. If speaking low works for you, fine. No problem. Let me go to Shiva now. Shiva, you wanted to share something? No, sir. I just wanted to talk to you for a while. Yeah, go on. Yes, go on. So yes, sir. I attended recent TOPG. Yes. The last one with Alvin and yourself. You were part of certain classes, but I never got chance to share something with you. I always wanted to talk to you. Yes. So, sir, it's great being part of TOPG. It boosts our confidence, certain. And after being part of TOPG, I gathered certain intuition to take a step forward to talk. Today morning, we had a presentation called. I was part of it. I presented on a topic called stock markets. So there were 12 or 15 people around. So I told them before my presentation started that I'm going to use pausing technique in my presentation because that's what worked for me. Because for many people, other techniques would have worked. For me, it's pausing. So I have certain things for you, sir. One thing. So you have given one YouTube video how to deal with panic attacks. I was very interested in that, but I realized after going through the full video, it's in Hindi. So I tried a bit understand. I was trying to understand. I'm interested to understand more. So is it okay if I call someone and ask if they could translate for me? That is one part. This is totally okay, and this is also expected of people in this group, in TOPG group, that they talk to each other. That they not only talk to me, but they talk among themselves, and they discuss these videos, these resources, and they help each other by translating Hindi video into English, English video into Hindi, or into Telugu, or into many. So the whole idea of putting people in a group is this, that they interact among themselves and help each other. And so certainly I would encourage you to set up a time with anybody in this group who speaks Hindi and understands English. And he can watch that video and discuss these 4 or 5 ideas from that video with you. So that's totally fine. You can do that, definitely. And the ideas which I have covered in that video are also available on YouTube if you just Google for panic attacks. Basically, I have adapted these ideas from other videos and converted that to a stammering context. That how these ideas can be implemented by somebody who stammers. That's all. But the basic ideas are there. Like 5, 4, 3, 2, 1 technique is a general technique recommended for panic attack. There are all kind of people who get all kind of panic attack. There are some people who get who go into a panic attack the moment they enter a lift. The moment they go inside a lift, they feel a panic attack. They're very frightened. They think that this lift is going to fail. I will never be able to come out of the lift and I will die here. So when they get those kind of fears, then how can they deal? How can they help themselves? 5, 4, 3, 2, 1. Because in the same way, 5, 4, 3, 2, 1 technique is also for people like us who get very frightened if they have to speak in public, if they have to give any presentation. So these ideas are there on YouTube. Google them, read them, and definitely talk to other people in TOPG. Okay. Any other problem you are facing? One interesting and last question which I had from the TOPG section 1 itself, I wanted to ask you. Sir, are you a PWS by yourself? Yes, definitely. Maybe some point of time? I've stammered till the age of 40, 42, 43. Okay. And because I have always had the doubt. Even now, sometime I go in a mini block
I even now sometimes I stumble on words. But the only difference is that I am no more ashamed of stammering, and I'm no more frightened of a block, because I know exactly what to do when I go in a mini block. I simply pick myself up and carry on. And that is what we are teaching in TISA, that there are techniques which help you to get up and walk again. So when you go in a block, then what do? Normally people become very ashamed. They become very confused and they forget what they wanted to say next. In TISA, we are saying that instead of doing all that, you simply use a pull-out technique and say that word and carry on with a smile and with a good eye contact. Sir, I ticked all my items, but recently I faced one practical problem. I thought which that will be useful to rest of the stakeholders in this call. Yes. I as part of my job, I take at least 6 hours of calls every day. Yes. Maybe with US clients or something like that. It's pretty good to put the practice to that, inject the practice into those calls. That is good. Recently, I encountered one practical issue. Maybe your suggestions would be helpful here. There was one client who was a bit of dominating, rude, kind of trying to put us down. So I got, what do you call that, sir? I got mad. Meaning in the sense, I got mad and, I was shivering while I was talking. Techniques were gone from mind. Techniques were nowhere in the mind. I was trying to finish the sentence. So basically, fumbled a lot. So are you not supposed to get angry, or are you not supposed to get hyper when you want to use techniques, or how are we gonna deal with this? Whether it is a technique or whether it is driving or whether it is investment, anger is a bad emotion for all these things, right? I mean, you know it very well that anger is a bad thing whenever you want to do something focused or logical. So say, for example, if you're cooking and suppose you are in a great anger, definitely that food nobody will be able to enjoy. Something will go wrong with that kind of cooking. In the same way, suppose you are making a presentation and at the same time you are very angry with your boss. Again, your presentation will not be good. So same applies to techniques also. That when you are using techniques like bouncing, pausing, eye contact, smile, all these things, you have to be in possession of yourself. But when the anger takes possession of you, then anger is running you, anger is using you. So techniques will not really help then. So it's a very simple thing that you have to have better control on your emotions, on your anger. And also in this kind of online calling and this kind of work, emotions are really harmful. If you get angry, you can make mess of any phone call. And also remember that there are all kind of people out there, because they can't attack you physically. They will use all kind of violence through their speech in a phone call. They will try to say rude things. So when somebody is rude with me, I just use a technique. I make them stop and repeat what they have said. So if somebody says you are a shithead, I will say, what did you say? Excuse me. He will say, you are a shithead. I'll say, can you please repeat it? I'll do it 2-3 times and then he calms down. And then from there I carry on. So this is one way of dealing with people who are showing excessive anger. So instead of joining that anger, you can take a step back and just ask them to repeat it. You can simply say, excuse me, a line is not very clear. Can you please repeat it? Make them repeat it 2-3 times, and then you can say, please calm down. I am trying to help you. So when you say these words, you are already
risen up. You are in a higher position than him. And this kind of response will really make him ashamed. If not at that time, maybe after 1 hour, after 2 hours, he will feel ashamed. He would realize that somebody in India had more patience and more intelligence than he. And he'll feel bad about it, definitely. So the simple thing is, don't join the game, because they are playing a kind of game. You are a shithead. Fuck you. Because they want you to also to use the same language. You are a shithead. Fuck you. So when you join that game, then the game will go on forever and ever. They will shout at you. You will shout at them. They will be angry. You will be angry. And so instead of that, your rule should be, I will not join this game. I will take a step back and say, excuse me, can you please repeat? I didn't understand that. Can you please repeat? Say this 2-3 times, like a broken record. Okay, sir, got it. And thank you so much for this kind words. And it's always been a pleasure talking to you or being on a call with you as part of the group, sir. It's always been a pleasure. Thanks a lot. Thank you so much, Shiva. Thank you. And Shiva, I just want to say this to others also, that Shiva is having his daily speech therapy, and he's not spending any money for that. He's earning money. Shiva, your work is you're a call room executive, No, calling sir. center executive. No, sir. I'm basically an auditor, chartered accountant in profession. I work in Deloitte. But as you said, my mom keeps saying that you better work in call work center because you are always in call and you are not spending time with us. So I just wanted to say that you are earning money by working, and your work itself is your speech therapy. Every day, as you said, you spend 6 hours on call. So that's a very good speech therapy for you. So whenever you call people, remind yourself that I am going to have a wonderful experience. I am undergoing a speech therapy, and this person is helping me. He's my therapist. So let me see, how can I make him understand what I want to with the shortest amount of words. So like this, if you practice, and of course, beyond words, there are emotions. So gradually you can learn how to master your emotions. Because when people speak on phone, you can't see their face. So people try to convey their emotions through words, through pauses, through volume, through pitch. So learn to read their emotions, and learn to respond to those emotions. When you learn to respond to other people's emotion, that is what makes you emotionally intelligent. That is emotional intelligence definition. So thank you so much, Shiva. It was great fun talking to you. So before we conclude, I would like to have a quick feedback from Shobhit and from Tapak. From Shobhit, I want to know, where are you right now, in India or abroad? Sir, currently I am in Amsterdam only. क्या बात है? वहां भी लोग हकलाते हैं क्या, एम्स्टर्डम में? Sir, I will tell you one incident of last week only. I had an interview with a company. There were 2 people who were taking. One was hiring manager and another was technical manager. So in the start, when I told him that I am a Cameron and I will be taking a little more time, he told that his sister is also a stammerer. So I'm like, okay. So you already know what you are going to deal with. हाँ, वेस्टर्न कंट्री में लोग बहुत ही ओपन है इस बारे में. अगर तुम बोलोगे कि मैं हकलाता हूँ, तो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे ससुर भी हकलाते हैं. Yes, sir. और इसीलिए वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा सा आसान हो जाता है स्टैमरिंग के बारे में बात करना, क्योंकि लोग इतने ओपन हैं. मगर इंडिया में भी लोग बदल रहे हैं धीरे धीरे. इंडिया में भी चीजें बदल रही हैं. और but sir, I would comment another thing
just before that interview, I had another with an Indian IT company, and I told him the same thing, and then he asked some technical question. I answered them easily, and then he told he specifically mentioned that we are looking for someone who can be a lead. So I told him that I am currently working as a lead. So after that, he specifically mentioned about the speech. I said, okay, go ahead. Shobit, I'm very happy that you are laughing about this last Indian interview also. And that should be our attitude. That we will succeed in some interviews, we will fail in some interviews, but we should be able to laugh about every interview, good or bad. And that is very important. I'm so happy for you. So before we end, because time is, I think, is almost 9 o'clock. So before we end, I want to hear something inspirational from Tapok Kena. Tapok. Tell us something inspirational. जी सर, मैं स्वामी जी का मैं एक जो उसका जो इंसिडेंट जो हुआ था, मैं उससे शेयर करना चाहूँगा। स्वामी जी जब वो जो भिक्षा मांगने के लिए गांव पे जब वो जा रहे थे, तो बीच रास्ता में बहुत सारा बंदर था। तो वो जब जा रहे थे तो वो बंदरों जो बंदर था, वो लोग स्वामी जी को बहुत परेशान कर रहा था। तो स्वामी जी बंदर को जो उसको परेशान कर रहा था, वो भाग रहे थे। तो जितना वो भाग रहे थे, बंदर उसको उतना ही पीछा कर रहे थे। तो इसी बीच में एक औरत आके उसे कहा कि आप जितना बंदरों से आप भागेंगे, उतना ही आपको बंदर पीछा करेंगे। तो उसने बंदरों का सामना किया, और तो जो उसका हाथ में कुछ लाती था, तो उसे वो मारने लगे। तो उसने बंदरों का सामना किया, तो बंदर भाग गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने तापुक। तो तापुक, इस घटना को आप अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? जी, मैं जो हम इस्तेमिरर का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा डर है कि फियर ही हम लोगों का सबसे बड़ा डर है। हम जितना डर से भागेंगे, उतना ही हमें जो डर है हमारे ऊपर में हावी होंगे। तो मेरा यही बोलना है कि हमें डर का सामना करना है। तो यही था सर, मॉरल ऑफ द स्टोरी सर। एकदम ठीक कहा आपने। हकलाने के ऊपर ये बात इसलिए लागू होती है कि हकलाने वाले जो हम हकलाने से डर के भागते रहते हैं। हम कहते हैं कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, शब्द बदल दूंगा। समटाइम वी चेंज वर्ड्स आउट ऑफ फियर, और इस तरह से क्या होता है, हकलाना बढ़ता चला जाता है। हकलाना हमारा उतना ज्यादा पीछा करता है। और जब हम उसका सामना करते हैं, सामना कैसे करते हैं? बाउंसिंग करके, या प्रोलॉन्गेशन करके, आई कांटेक्ट करके, या ये कह के कि हाँ मैं हकलाता हूँ तो क्या हो गया। तो ये करने से हमारी समस्या दूर हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तापुक, थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट फन टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज ईच वन ऑफ यू has something to teach others, because you have lived a life and life has taught something to you, and that lesson you can pass on to others by sharing and talking about it, as many of you are doing in your hangout sessions,
and many of you did here also. So thank you so much. Have a good night and enjoy yourself and keep talking and keep smiling. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so It's much. really nice to Thank you. with you all. Bye. Bye. Good night.